Am I audible to all of you? Hello? Hello? Yes, sir. So previous क्लास में हमने डिस्कस किए थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. What is the ferromagnetic material? किशन कुमार. यस सर. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? राहुल. राहुल भारती. यस सर. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे. What are the basic difference between ferromagnetic and paramagnetic? सौरभ. सौरभ कुमार. सौरभ सुमन. यस सर. पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक. हाँ बोलो. पैरामैग्नेटिक फील्ड वीक होता है सर और फेरोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है. मतलब कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मोमेंट आएगा या तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा वो वीक होता है. ये तो एक बताया. Yes, और एक तो बताओ. उसका जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी का वैल्यू कितना आता है? स्मॉल है कि नहीं? उसका परमिएबिलिटी या फिर उसका जो ससेप्टिबिलिटी है उसका वैल्यू क्या आता है? स्मॉल आता है. लेकिन हमारे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ससेप्टिबिलिटी या परमिएबिलिटी दोनों बहुत ज्यादा होगा. ठीक है. और क्या है? ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर डोमेन क्रिएट हो जाता है कि नहीं? तो डोमेन कॉन्सेप्ट कहां पर है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में है. हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? इसके अंदर वो जो एटम या मॉलिक्यूल होता है सभी ने मिलके एक ग्रुप बना लेता है, क्योंकि हर एक एटम का जो
फोर्स है बहुत ज्यादा होता है, और इसके वजह से क्या होता है, वो आसपास का जो एटम या मॉलिक्यूल होता है उससे इंटरेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए डोमेन बन जाता है। डोमेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है, इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टडी किए थे, उसके प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे, 6-7 प्रॉपर्टीज है। आज हम देखेंगे इसका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एडवांटेज, ठीक है। सो देखते हैं। कि बेसिकली चीप होता है। नंबर 2, इसका जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होता है, ठीक है। ज्यादातर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम कहाँ पर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर पे यूज करते हैं, है कि नहीं। ट्रांसफार्मर कोर में यूज होता है सॉफ्ट जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। तो आगे जाके हम देखेंगे इस कोर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो मटेरियल होते हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसका जो कोएर्सिविटी इज लो। कोएर्सिविटी क्या होता है, कोएर्सिविटी जब हम हिस्टैरिसीस लॉस हिस्टैरिसीस डिस्कस करेंगे तब तुम्हें क्लियर में समझ में आ जाएगा कोएर्सिविटी क्या होता है। तो कोएर्सिविटी एक्चुअली ये जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसका जो मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स है, मतलब जो एच है, अगर उस एच को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फील्ड क्या होगा, फील्ड भी इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर हम ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स को अगर हम जीरो कर दें, ठीक है, तब क्या होगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल पे इंड्यूस्ड हो गया है वो फिर जीरो नहीं होगा, ठीक है। कुछ कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, मतलब उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाएगा, ठीक है। उसको फिर से जीरो तक लाने के लिए हमें जितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिवर्स में अप्लाई करना होगा उस फोर्स को हम कोएर्सिविटी कहते हैं, ठीक है। ये हिस्टैरिसीस जब हम डिस्कस करेंगे इसे और भी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 क्या है, इसका जो परमिएबिलिटी होता है, हाई परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी भी हाई। ससेप्टिबिलिटी इज हाई, और 6 पॉइंट को देख लेते हैं। तो जो पिछले क्लास में जो डोमेन थ्योरी हमने डिस्कस किए थे उसे अच्छी तरह से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कैन ऑपरेट अप टू कितना, 300 सेंटीग्रेड तक इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो हाई होता है, ये तो हम जानते ही है। इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, और
ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज। इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका कुछ एप्लीकेशन। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहाँ पर यूज होता है तो ट्रांसफार्मर सर। ट्रांसफॉर्मर एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्पीकर में। स्पीकर में। वेरी गुड। और तो एक तो बोला कहाँ पर लाउड स्पीकर, और एक ने बोला ट्रांसफॉर्मर। और सर और भी दूसरा मशीन का कोर के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, कोर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, जनरेटर होता है, मोटर होता है, यहाँ पर हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है किस टाइप का होता है, हार्ड होता है या फिर सॉफ्ट होता है? सर सॉफ्ट वाला। सॉफ्ट वाला। सॉफ्ट होता है क्यों? क्योंकि इसके परमिएबिलिटी बहुत हाई होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। अगर हार्ड मटेरियल हो गया तो इसका जो ये जो रिटेंटिविटी है या कोएरिसिविटी है ये बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सप्लाई को अप करने से ये डिमैग्नेटाइज होने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब सॉफ्ट मटेरियल जो होता है से जब हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो वो तुरंत डिमैग्नेटाइज हो जाता है, इसलिए हम सॉफ्ट मटेरियल यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 3। और कहाँ पर होता है? टेलीफोन पे होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर पे होता है। इलेक्ट्रिक मोटर। टेप रिकॉर्डर पे होता है मैग्नेटिक टेप। टेप रिकॉर्डिंग पे होता है। हार्ड डिस्क पे होता है, तो बहुत सारा जगह पर हम यूज करते हैं। इससे बहुत सारे जगह पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। सो अब देखो, पिछले क्लास में मैंने एक चीज बताया था कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम गर्म करते हैं, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज कर जाता है कि नहीं? उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल doesn't depends on temperature। लेकिन क्यों ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन वाला जो थ्योरी हमने बताया था, क्या बताया था कि हर एक एटम का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसके वजह से उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? वहां पर एक एनर्जी मिलेगा, एटम को एनर्जी मिलेगा। उसके वजह से क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन या मूवमेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा।
लेकिन एक दूसरे का ऑपोजिट होने के वजह से जितना उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इंक्रीज करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब कि कम टेम्परेचर में हो या ज्यादा टेम्परेचर में हो, अगर हम उसे मैग्नेटाइज करें तो उसके मैग्नेटाइजेशन में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये अनपेयर्ड रहता है इसका जो इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक susceptibility of para and या ferromagnetic material depends on टेम्परेचर। ये टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक या और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कायम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करते हैं या तो उसका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, उसका जो अंदर क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगा एटम को। तो काइनेटिक एनर्जी जब मिलेगा तो क्या होगा, उसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब के मैग्नेटिक फील्ड में रखने से तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब कि रैंडमली पहले नॉर्मली कंडीशन में क्या होता था, रैंडमली अरेंज होता था, लेकिन जब भी उसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उस एटम का जो मोमेंट होगा वो फिर से क्या होगा, रैंडमली रीअरेंज होने की कोशिश करेगा, मतलब कि डिमैग्नेटाइज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। वैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो डोमेन थियरी है, मतलब इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन भी क्या करेगा, फिर से रैंडमली रीअरेंज होने की कोशिश करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, इसका जो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, घटता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी जो होता है ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर, ऐसा होता है कि नहीं। इसका जो कार्व है, कार्व भी हमने देखा था, इसका जो कार्व होता है पाई के साथ टेम्परेचर का जो कार्व बनता है क्या होता है, ऐसा होता है। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कायम का वैल्यू डिक्रीज करेगा। और अब देखो यहाँ पर क्या होगा, काई का वैल्यू क्या आएगा, कायम यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा सी, ठीक है, सी अपॉन टी। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं। इस कांस्टेंट को हम क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। सो एक क्यूरी लॉ क्या है, एक्चुअली हम अब देखेंगे क्यूरी लॉ क्या है। देखो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज जब कर रहे हैं तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज करेगा। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अगर हम इसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा,
एक टाइम आएगा जब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब उसको अगर हम फिर से ठंडा कर देंगे तो वो उसका अंदर फिर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन हो जाएगा, ठीक है, गेन कर लेगा। सो अब हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब जो आई है वो क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स होता है एच है उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। आई प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब बी को जब हम इंक्रीज करेंगे उसका जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होगा वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड अभी देखा क्या कि ये जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है ये क्या होगा, और इनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/T, है कि नहीं, 1/T। सो इसको ये दो इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो क्या होगा, देखो combining this factor we get I proportional to B upon T, ठीक है, I proportional to B upon T। हीट को जब हम इंक्रीज करेंगे तो उसका जो इंटेंसिटी होगा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होगा वो भी इंक्रीज करता है, हमने पहले देखा है। और टेम्परेचर के साथ इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है या फिर ये जो इंटेंसिटी होता है ये क्या होगा डिक्रीज करेगा। सो यहाँ पर क्या होगा आई प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन टी, और हम ये जानते हैं कि ये जो इंटेंसिटी होता है ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, बी प्रोपोर्शनल टू एच होता है, बी प्रोपोर्शनल टू एच होता है कि नहीं। सो इस इक्वेशन क्या आ जाएगा, आई प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी, ठीक है, आई प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी, और हम ये कह सकते हैं आई अपॉन एच क्या होगा प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये इक्वेशन आ जाएगा। सो यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां तक क्लियर है। यस सर। सो क्या होगा, ये जो इंटेंसिटी है इंटेंसिटी और ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1/T के साथ प्रोपोर्शनल होगा। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी मतलब होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन होने का जो डिग्री है या लिमिट है, मतलब कितना लिमिट तक वो मैग्नेटाइज हो पाएगा, ये इसको ये रिप्रेजेंट करता है आई, ठीक है। और फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है यही क्या होता है 1/T, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आई अपॉन एच इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होगा, इसे हम कहते हैं क्या, आई कहते हैं। आई मतलब ससेप्टिबिलिटी, इसको हम क्या कहते हैं ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी 1/T हो गया, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी ये देखो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ससेप्टिबिलिटी क्या होगा प्रोपोर्शनल टू 1/T, मतलब टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू QD law, the magnetic susceptibility of a para or ferromagnetic material is inversely proportional to the temperature. ठीक है, और इसको ये पूरी लॉ को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया? I of a magnetic material is directly proportional magnetic हम B कहते हैं। ठीक है, ये एक हो गया, और क्या होगा? इनवर्सली proportional to the temperature T of the material. मतलब कि क्या? अकॉर्डिंग टू कुरी लॉ क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ, और हम ये भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक इंडक्शन से या फिर मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके साथ, टेम्परेचर के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, सो इन दोनों इक्वेशन को मिला के ही हम ये कायम इज इक्वल टू 1/T, कायम प्रोपोर्शनल टू 1/T और कायम इज इक्वल टू C/T, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कुरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? कुरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। कुरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब देखो यहां पर एक टेम्परेचर आता है, इसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। ये क्या है? क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या है? मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि क्यूरी टेम्परेचर क्या है। जब भी हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसे जब हम गर्म करते हैं या तो फिर उसका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? एक टाइम आएगा जब वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह
बिहेव करेगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को कूलिंग टेम्परेचर कहेंगे। बेसिकली देखो 0 डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है, जीरो जीरो के केल्विन में क्या होता है, 0 के केल्विन में सारे मैग्नेट, ये जो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसका मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो उसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो इंक्रीज करेगा, मतलब इसका जो मैग्नेटाइजेशन है क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो 0 केल्विन में क्या होगा, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन में क्या होगा, टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन at 0 degree temperature, magnetization of para and ferromagnetic material is maximum, ठीक है। एंड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, decreases with increase in टेम्परेचर। तो ये बात को याद रखना, 0 केल्विन में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा। एंड टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो अब हम ये जो पूरी टेम्परेचर है, इस पूरी टेम्परेचर का हम डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कि एक टेम्परेचर आएगा जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। देखो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करेगा, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते करते एक टाइम आएगा जब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह आ जाएगा, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसा वो बिहेव करेगा। तो जिस टेम्परेचर में ऐसा होगा उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम क्यूडी टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। सो क्यूडी टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर below which a magnetic material behave like a ferromagnetic material, but and above, इस टेम्परेचर के ऊपर जब हम जाएंगे, above which it behave like a paramagnetic material, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। ठीक? तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, जिस टेम्परेचर में ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, टीसी, ठीक है। सो यहाँ पर दो एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है क्या होता है, जैसे कि हमारा और एग्जांपल, जैसे कि हमारा क्या होता है, आयरन
आयरन का फेरोमैग्नेटिक ये जो मटेरियल होता है, इसका जो क्यूरी टेम्परेचर होता है कितना होगा, इसका क्यूरी टेम्परेचर कितना होगा 1043 केल्विन। ठीक है, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर 1043 होगा या फिर 770 सेंटीग्रेड होगा। इसके बाद क्या है निकेल। सो निकेल का क्यूरी टेम्परेचर क्या होगा, निकेल का क्यूरी टेम्परेचर होगा 627 केल्विन। ठीक है, और जो कोबाल्ट होता है, जो कोबाल्ट होता है उसका क्यूरी टेम्परेचर कितना आएगा 1386। बेसिकली ये तीन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के क्यूरी टेम्परेचर है, इसे याद रखना होगा। ठीक है, सो इसको ही हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। सो आज का टॉपिक यही है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम एंडिंग माय क्लास। अच्छा, ये जो आज का अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।